जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 20 नवंबर 2020 और आज छठ पूजा का पर्व है। तो आप सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं। शायद ये वीडियो कल तक या परसों तक अपलोड हो, लेकिन आपको मैं आज ही शुभकामनाएं दे रहा हूं। तो आपका और आपका परिवार कुशल मंगल रहे, बस यही प्रार्थना है। तो आज की इस वीडियो में हम जो अपना पॉलिटिकल साइंस का 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं। ये जो हम चैप्टर अपना 2 से 3 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे, वो पूरा का पूरा आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एक टॉपिक भी ऐसा नहीं होगा जो कि आप ना समझ पाए और कोई सिलेबस से छूट जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारा अध्याय 2 है द्विध्रुवीय विश्व का अंत। अध्याय प्रथम में या पहले अध्याय में हमने देखा था शीत युद्ध का उद्भव और शीत युद्ध का दौर हमने जाना था। उसमें देखा था कि जो शीत युद्ध का काल था उसमें पूरी दुनिया 2 भागों में बट चुकी थी, एक यूएसएसआर के गुट में और दूसरा यूएसए के गुट में। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ। लेकिन इस अध्याय में जो हमें पढ़ना है वो हमें जानना है कि 2 ध्रुवीय जो कंपटीशन चल रहा था, शीत युद्ध का जो कंपटीशन चल रहा था, विचारधारा का जो कंपटीशन चल रहा था कि यूएसएसआर की साम्यवादी विचारधारा ज्यादा बेस्ट है या फिर यूएसए की पूंजीवादी विचारधारा बेस्ट है। तो इस जो कंपटीशन चल रहा था उसका अंत आखिरकार 1991 में हो गया था, जब शीत युद्ध का पतन हुआ, यानी कि सोवियत संघ का पतन हो गया, जब सोवियत संघ पूरी तरीके से खत्म हो गया था। देखो, जब कोई विचारधारा, जैसे कि मैं एक विचारधारा का समर्थक हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप इस हिसाब से पढ़िए और आप 90% नंबर लेके आएंगे। कितने परसेंट नंबर लेके आएंगे? 90% नंबर लेके आएंगे। अब सोचिए कि मैं ही बोल रहा हूं 90% नंबर लेके आएंगे और अब मैं ही फेल हो जाऊं एग्जाम में, तो यानी कि मैं तो कोलैप्स कर गया ना। तो ऐसा ही हुआ 1991 में सोवियत संघ बिखर गया, यानी कि सोवियत संघ की जो विचारधारा थी साम्यवादी, वो परास्त कर गई। और जो शीत युद्ध का जो कंपटीशन था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और यूएसए अमेरिका के बीच में, अब वो खत्म हो गया। अब वो पूरी तरीके से पूरा विश्व जो था एक पावर के सेंटर के अंडर में आ गया था कुछ टाइम तक, वो था अमेरिका। तो पूरा द्विध्रुवीय विश्व का अंत जब हुआ, 2 गुटों के विश्व का जब अंत हुआ, तो पूरा विश्व एक ध्रुवीय हो चुका था, यानी कि अमेरिका का प्रभाव आ गया था। क्योंकि हमारा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा तीसरा अध्याय अमेरिकी वर्चस्व पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और उसका कुछ एक पार्ट हमारे सिलेबस में इस सेकंड चैप्टर में जोड़ा गया है। तो उसमें हमें जानना है कि आखिर अमेरिकी वर्चस्व था क्या। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। शीत युद्ध का प्रतीक 1961 में बर्लिन की दीवार बनी थी। शीत युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रतीक थी वो थी बर्लिन की दीवार। कैसे कि आप सोचिए कि एग्जाम्पल के लिए आप सोच लीजिए कि कोई देश है, जैसे कि आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और उसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाए। कैसा लगेगा कि 2 टुकड़ों में बट गया, एक हिस्सा किसी और के पास में, दूसरा हिस्सा किसी और के पास में। उसी तरीके से 1961 में जर्मनी में क्या करा गया कि जर्मनी के बर्लिन शहर में एक दीवार खींच दी गई और बोला कि जो पूर्वी जर्मनी है वो यूएसएसआर के हाथ में है और पश्चिमी जर्मनी है वो यूएसए के हाथ में है। तो इससे क्या हुआ कि एक कंपटीशन था जो साफ दिखा रहा था कि शीत युद्ध कितना भयानक तरीके से आगे बढ़ रहा था। जो 1961 में बर्लिन की दीवार बनी थी, 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दी गई। जनता द्वारा तोड़ दी गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनता द्वारा, सरकार द्वारा नहीं, जनता द्वारा तोड़ी गई। कौन सी जनता द्वारा? पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की दोनों जनता द्वारा उसे तोड़ दिया गया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का पतन हो गया। इसकी घोषणा कर दी गई कि सबसे पहले जो पतन हुआ था उसमें 3 देश बाहर निकले थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये तीनों देश बाहर निकले। उसके बाद धीरे धीरे 15 देशों का जो समूह था वो सारा का सारा बढ़ चुका था। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जो सोवियत व्यवस्था का पतन हुआ वो क्यों हुआ।
पहले हम ये जानेंगे कि सोवियत संघ की जो प्रणाली थी, यूएसएसआर की जो सिस्टम था जिसके हिसाब से पूरा यूएसएसआर का देश पूरा चलता था, वो आखिर उसकी खास विशेषताएं क्या थी। देखो, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, जो सोवियत संघ था वो कोई एक कंट्री नहीं थी, वो देशों का ग्रुप था। ठीक है, देशों का ग्रुप था। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति वहां पर होने के बाद वहां पे राजा का शासन खत्म हो गया और वहां पे जो शासन हुआ था वो साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन स्थापित हुआ, साम्यवादी विचारधारा। अब देखेंगे क्या है साम्यवादी विचारधारा। और जब ये साम्यवादी समाजवादी शासन प्रणाली का वहां पे स्थापना हुई तो उन्होंने अपने आसपास के गुटों में प्रभाव बढ़ाया और सबने मिलकर एक सोवियत गणराज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, अब जो साम्यवादी व्यवस्था का मतलब क्या था? साम्यवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, जो सारी की सारी प्रॉपर्टी होती है वो सरकारी प्रॉपर्टी होती है। ध्यान रखिएगा, साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था में जो प्रॉपर्टी होती है, जो स्कूल होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो सारी सुविधाएं होती हैं वो सरकारी होती है बजाय की प्राइवेट। ठीक है, आप ध्यान रखिए, सोवियत प्रणाली पूंजीवाद का विरोध व समाजवाद के आदर्श पर चलती थी। नियोजित, और इसकी विशेषता क्या थी? नियोजित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पर नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि 5 साल के लिए, जैसे कि भारत में पंचवर्षीय योजना है, वो हम देखेंगे जब हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे तो हम जानेंगे नियोजित विकास आखिर था क्या। मैं आपको बता देता हूं नियोजित विकास क्या है। नियोजित विकास क्या है कि वो एक टारगेट बनाते थे कि 5 साल के लिए या 10 साल के लिए हमें ये चीजें हासिल करनी है। जैसे कि उन्होंने टारगेट बना लिया कि 10 साल में हमें खेती का विकास करना है, 10 साल में हमें उद्योग का विकास करना है, 10 साल में स्वास्थ्य सुविधाएं लेके आनी है। तो 10 साल तक उसी जो मकसद था, जो उद्देश्य था, उसी पर काम करते थे और उन्हें हासिल करने का प्रयास करते थे। तो ये था नियोजित विकास, प्लानिंग करके विकास करना जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। पूरे यूएसएसआर में एक ही पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और वही पार्टी चलती थी। न्यूनतम जीवन स्तर था। न्यूनतम जीवन स्तर, लोगों को खाने, कपड़ा, पीने, स्वास्थ्य सुविधाएं की सुविधा वहां पे प्राप्त थी। बेरोजगारी ना के बराबर थी। क्यों ना के बराबर थी? क्योंकि सारी चीजें सरकार के अंडर में थी, लोगों को रोजगार मिल जाया करता था। उन्नत संचार प्रणाली थी। पूरा सोवियत संघ आपस में सड़कों के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से जुड़ा हुआ था। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। उत्पादन के जितने भी साधन थे उन पर किनका नियंत्रण था? राज्यों का नियंत्रण। फैक्ट्री किसका नियंत्रण? राज्य का। कृषि पर किसका नियंत्रण? राज्य का नियंत्रण। मतलब ये सोवियत संघ की व्यवस्था थी। और जो इसकी विशेषता थी वही इसकी पतन का कारण बनी। कैसे बनी देखते हैं। यूएसएसआर के विघटन के कारण क्या थे? सबसे पहला था नागरिकों की राजनीतिक व आर्थिक आकांक्षाओं का पूरा ना हो पाना। कैसे? राजनीतिक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ही पार्टी का दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा था और दूसरी पार्टी को वहां पे कोई भी जगह नहीं दी गई थी। तो लोगों की राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, आर्थिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। लोगों को सारी की सारी जो चीजें बनते थे वहां पे, जो मिलती थी, वो सरकार द्वारा बनाई जाती थी और सरकार द्वारा ही वितरित की जाती थी। तो भोग विलास की चीजें उन्हें नहीं मिल पा रही थी, जैसा कि यूएसए और यूएसए के समर्थक देशों में हो रहा था। ठीक है, तो लोगों को विरोध पनपने लगा। नौकरशाही का शिकंजा। नौकरशाही का शिकंजा आप एक तरीके समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप एसबीआई बैंक में जाइएगा, काम करवा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि काम करवाना कितना मुश्किल होता है। या आप किसी सरकारी फैक्ट्री में चले जाइए, वहां देखिए आपको काम करवाना कितना मुश्किल होता है। तो नौकरशाही वहां पे क्यों, क्या होता है कि वहां पर सरकारी नौकर होते हैं, क्योंकि सोवियत संघ में जो था सबका सब सरकारी व्यवस्था के अंदर में चल रहा था। तो उसमें क्या होता था कि सबकी सरकारी नौकरी लग गई, तो वहां पे नौकरशाही का दबदबा था, काम करते नहीं थे क्योंकि मालूम है सैलरी मिल जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो पूरी तरीके से इस पर दबदबा बनाए रखती थी, दूसरी पार्टी को बोलने कहने की आजादी नहीं थी। दूसरा, यूएसएसआर पूरी तरीके से यूएसए के खिलाफ शीत युद्ध में हथियारों की होड़ में लगा हुआ था। परमाणु बम बनाना, ये सब करना, हथियार, नए नए हथियार बनाना। इससे क्या होता कि जनता के करों का दुरुपयोग हो रहा था, जनता को सुविधाएं नहीं मिल रही थी। ठीक है, और रूस का विशेषाधिकार, जो पूरा सोवियत संघ था उसमें 17 देश शामिल थे, 15 से 16 देश शामिल थे।
उस देशों में से रूस का प्रभुत्व सबसे ज्यादा था, रूस को विशेषाधिकार ज्यादा मिलते थे बजाय कि दूसरे अन्य देशों के। गोर्बाचेव की सुधार 1990 के दशक में यूएसएसआर के जो अध्यक्ष बनते हैं वो गोर्बाचेव बनते हैं, और गोर्बाचेव जो थे वो लोकतांत्रिक खुले विचारों के समर्थक थे। उन्होंने कुछ सुधार किए, जैसे कहते हैं ना कि हमने किसी को हाथ पकड़ा है, उसने क्या पकड़ा, गला पकड़ लिया हमारा, यही कहते हैं ना। तो गोर्बाचेव ने थोड़े सुधार किए, लोकतांत्रिक सुधार किए, अर्थव्यवस्था का पूरी तरीके से पुनर्संचालन किया। इसके हिसाब से अब जनता को भूख, उसको पता चल गया, देखो शेर के मुंह में खून लग जाए तो वो मांस की चाह रखता है, वो इच्छा रखता है। तो उसी प्रकार से जब गोर्बाचेव ने लोकतांत्रिक मूल्यों का आर्थिक सुधारों की शुरुआत करी तब बोले कि अब हमें पूरी तरीके से सुधार चाहिए, पूरी तरीके से लोकतांत्रिक मूल्य चाहिए, और हमें पूरी तरीके से आजादी चाहिए। तो गोर्बाचेव ने जो सुधार किए थे वो नकारात्मक पड़े। और बाद में क्या हुआ कि राष्ट्रवादी भावनाओं का उद्भव, क्योंकि सोवियत संघ कोई एक देश नहीं था, वो देशों का गुट था। तो जो वहां पर देश थे उसमें राष्ट्रवादी भावनाएं उभरने लगी कि अब हमें आजाद होना चाहिए बजाय कि ग्रुप के, क्योंकि और बोलने लगे भाई रूस को ज्यादा आप अधिकार देते हो, रूस को ज्यादा प्रिविलेज देते हो, हमारा तो कुछ ज्यादा दबदबा है ही नहीं। तो राष्ट्रवादी भावनाओं का उद्भव होने लग गया। और सबसे बड़ी बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक थी उनको पूरी तरीके से। लोग अपनी सरकार के खिलाफ बात नहीं सरकार के खिलाफ आलोचना नहीं कर पाते थे, अखबारों में प्रेस आजादी नहीं थी, लोग अधिकतर कार्टून के माध्यम से या व्यंग्य के माध्यम से ही सरकार की आलोचना करते थे। तो ये जो सारी चीजें थी ये सोवियत संघ के पतन का कारण बनी कि आखिरकार एक टाइम ऐसा आया जब सोवियत संघ का पतन सुनिश्चित हो गया, और वो था 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का पतन हुआ। जो सबसे पहले 3 देश जो सोवियत संघ से निकले, रूस, बेलारूस और यूक्रेन था। क्वेश्चन नॉर्मली पूछ सकता है। अब देखिए यूएसएसआर के विघटन के परिणाम क्या हुए, सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। यूएसएसआर का जो विघटन हुआ उसका परिणाम सबसे पहले तो यही निकला। देखिए यूएसएसआर का जो कंपटीशन चल रहा था यूएसए से, शीत युद्ध चल रहा था, सबसे पहले तो शीत युद्ध ही खत्म हो गया। भाई जब दुश्मन ही ना बचे तो दुश्मनी तो खत्म हो जाएगी ना, युद्ध तो खत्म हो जाएगा। तो सोवियत संघ के विघटन का पहला परिणाम क्या था कि शीत युद्ध खत्म। दूसरा क्या था, विश्व मानचित्र पर नव राष्ट्रों का उद्भव, जो कि पहले क्या, जैसे कि सोचिए विश्व मानचित्र है, ये विश्व मानचित्र आप सोच लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर काफी सारे देश हैं, ये देश है, और ये पूरा देश जो है ये सोवियत संघ है, ये पूरा देश सोवियत संघ दिखाया जा रहा है नक्शे पर। आप देखिए कि 1 2 3 4 5 ग्रुप से मिलके बना है। जब ये पूरी तरीके से पतन हो गया इसका, तो अब ये क्या हो गया कि नए राज्यों का उद्भव हो गया। यानी कि जो पहले सोवियत संघ में थे अब उन्हें बोला जाने लगा ये विश्व के राष्ट्र हैं, विश्व के देश हैं, सोवियत संघ का निभाग, ये अब नए राष्ट्र हैं, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो गया, क्योंकि दुश्मन नहीं था, अब अमेरिका अपनी मनमानी कर सकता था। और जो तीसरा प्रभाव पड़ा, परिणाम पड़ा, वो था रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। कि जो सोवियत संघ की जो भी जिम्मेदारियां थी, सोवियत संघ के जो यूएन में अधिकार थे, जो सोवियत संघ को अधिकार प्राप्त हो रखे थे, उसको सारी का सारा उत्तरदायित्व किसको मिला, रूस को, ठीक है। यही चीज थी अपनी। अब एक ये चीज है शॉक थेरेपी, क्वेश्चन आएगा नहीं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ ले रहे, 2 लाइन पढ़ने में हमारा कुछ जा नहीं रहा, ठीक। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो बोलते हैं आघात पहुंचाकर उपचार करना। जैसे कि किसी ने मुझे घूसा मारा, मेरी आंख इधर काली हो गई, इधर मेरी काली हो गई, उसने बोला यार तेरे तो चोट लगी, आज तेरा थोड़ा उपचार कर ले। यही क्या है कि वो मेरे पहले चोट मारी उसने, फिर वो मुझसे बोलता है कि यार तेरा उपचार कर ले, यही बात थी उसमें। इसी तरीके से क्या था, पहले जो यूएसए था, यूएससी की जो संस्थाएं थी, पूंजीवादी व्यवस्था की समर्थक जो संस्थाएं थी, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक हो, विश्व बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये अमेरिका की समर्थित संस्थाएं थी, पूंजीवादी विचारधारा की समर्थित संस्थाएं थी। तो इन्होंने क्या करा, अमेरिका ने पहले तो सोवियत संघ को पराजित किया, और उसके बाद बोला
पराजित करने के बाद कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, आपका विकास हम करेंगे। जो आपका विकास जो रुक गया है उसका विकास अब हम करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने एक नई सोच दी कि आप साम्यवादी जो व्यवस्था थी आपकी, वो साम्यवाद से पूंजीवाद में कैसे जाए, उसके लिए हम आपको दिशा निर्देश दिखाएंगे। तो उसके लिए उसमें क्या हुआ कि जो सारी की सारी सरकारी फैक्ट्रियां थी, अब उनको क्या करा गया, प्राइवेट करा गया यानी कि उसे सरकारी फैक्ट्रियों को बेचा जाने लगा। जैसे कि अभी आप नाम सुन रहे होंगे कि भारतीय रेल बेची जा रही है, इंडियन एयरलाइन बेची जा रही है, कई मोबाइल कंपनियां बेची जा रही है, MTNL बेचा जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये सरकारी चीजें हैं, अब ये क्या है कि किसी और को बेची जा रही है। तो उसी टाइम पर क्या था कि वहां पर क्या था कि बड़ी बड़ी कंपनी नहीं थी USSR में, तो वहां पर जो भी सरकारी फैक्ट्रियां थी बहुत ही कम दामों पर वो लोगों को बेची गई, जिससे कि सरकार का बहुत बड़े पैमाने पर घाटा हुआ और शॉक थेरेपी एक तरीके से पूरी तरीके से बेकार साबित हुई। हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसे पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सिलेबस के आगे भी जानकारी चाहिए, क्योंकि 12वीं क्लास के बाद तो हमें अपना करियर रोकना नहीं है ना, आगे पढ़ना है। अब जो हमारे सिलेबस में है वो है कि इसके बाद क्या हुआ, एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत। क्या है, एक ध्रुवीय। पहले कितने ध्रुव थे, 2 ध्रुव, मतलब गुट के पूरा विश्व शीत युद्ध के दौरान 2 गुटों में बटा हुआ था, लेकिन USSR के पतन के बाद ये नॉर्मली एक गुट में, एक ध्रुवीय विश्व में तब्दील हो गया था। ठीक है, अब एक ध्रुवीय विश्व मतलब यानी कि अमेरिका इस पावर ऑफ सेंटर बन गया था पूरा वर्ल्ड का। सोवियत संघ के पतन के बाद यूएसए वैश्विक पटल पर एकमात्र शक्ति बनकर उभरा एवं विश्व एक ध्रुवीय हो गया। वैश्विक स्तर पर जो अमेरिका पहले सोवियत संघ के डर के कारण जो चुप हो जाता था कई मामलों में, अब वो खुलकर सामने आने लग गया, अपनी मनमानी करने लग गया। चाहे उसने वो इराक पर हमला किया हो, खाड़ी युद्ध लड़ा हो, अफगान में इंटरफेयर करा हो, या कुछ भी किया हो। आप देखिएगा कैसे समझाता हूं मैं, एक ध्रुवीय विश्व कैसे हो गया। आपने देखा होगा कि ओसामा बिन लादेन ने 9/11 की घटना को अंजाम दिया और अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, उसका संसद है, मुख्यालय है, रक्षा मुख्यालय, वहां पर हमला किया और वहां पे कई लोगों की जाने गई। अमेरिका ने उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। उसका मकसद था पूरे विश्व से आतंकवाद का खात्मा करना। लेकिन आप ध्यान रखिए मेरे भाई, आप देखिए कि जब जैसे ही ओसामा बिन लादेन मरा, ओसामा बिन लादेन के मरते ही क्या आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया? क्या भारत में आतंकवादी घटनाएं नहीं घट रही? पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं नहीं घट रही? कहीं अन्य जगहों पर आतंकवादी घटनाएं नहीं घट रही? क्या ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का मकसद था कि ओसामा बिन लादेन को मारा जाए क्योंकि उसने हमें चोट पहुंचाई है, उसने अपने स्वाभिमान पे ले लिया था क्या? तो अमेरिका अपनी शक्ति को दिखाने लगा, प्रचार प्रसार करने लगा। जब उसने खाड़ी युद्ध लड़ा, इराक पर हमला किया, तो उसने सैटेलाइट के माध्यम से उसका जो पूरी सैन्य कार्रवाई करी थी, उसने उसका लाइव टेलीकास्ट किया। वो दिखाना क्या चाहता था? तो सोवियत संघ के पतन के बाद एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई, एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। उस पे अमेरिका का दबदबा चल रहा था, कई साल तक चला, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे शक्तियां उभरी हैं जो कि अमेरिका को टक्कर दे रही हैं। धीरे धीरे संगठन उभरे हैं, वैश्विक संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ पावरफुल हुआ है, आसियान, यूरोपीय संघ, चीन, ये सब अभी भी अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन अभी हमारा यही पढ़ना है कि शीत युद्ध का पतन कैसे हुआ, यूएसएसआर किस तरीके से खत्म हुआ, यूएसएसआर के पतन के कारण क्या थे, और विश्व एक ध्रुवीय कैसे हुआ। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे कि खाड़ी युद्ध क्या था, अरब स्प्रिंग क्या था, मध्य पूर्व संकट क्या था, अफगान संकट क्या था, ये चीज हमें देखनी है और पूरा चैप्टर खत्म करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। और हाँ, इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए
आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मिलेगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है, आपको आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करने में दिक्कत आती है, लिखिए, आंसर लिखिए, बताइए। हम आपको नॉर्मली अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर क्वेश्चन देते रहेंगे। आपको 1 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन हम आपको देते रहते हैं, जिसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा कुछ ले भी रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अगर हमें कुछ मिल रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे दोस्त भी उस चीज से लाभ प्राप्त करे। क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर यह नहीं है कि भाई हम वीडियो बनाए और आगे चले गए और नॉर्मली अपना प्रमोशन कर दिया ना। मेरा मकसद है यहाँ पर कि यहाँ पर क्वांटिटी नहीं, क्वालिटिव आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। 6 साल से 5 साल से पढ़ा रहा हूं मैं। कॉलेज टाइम पर कॉलेज जाया करता था, 4 बजे कॉलेज छोड़ के फिर होम ट्यूशन दिया करता था। थोड़ा ऐसा लगता था कि मैं सीमित हो गया था। आज से कॉलेज टाइम खत्म हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं मेरे, 3 से 4 साल हो चुके हैं। मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने इतना पढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि मुझे YouTube पर पढ़ाना चाहिए था। क्योंकि जो आप मेहनत करना चाहते हो वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सीधा मकसद यही है। तो आप प्लीज सपोर्ट करिएगा और करते रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।